फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 1। पवित्रा एक नौकरानी है जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना और अपने परिवार का पेट पालती है। यूं तो उसकी उम्र 18 साल है, लेकिन दुनिया को समझते समझते उसमें इतनी समझदारी आ गई कि उसे अब लगने लगा कि वो समय से पहले बूढ़ी हो गई है। अपने माँ बाप के सभी बच्चों में वो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए तो उसका बापू उसे नफरत करता है। नफरत करने की वजह ये नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत है, बल्कि उसकी वजह कुछ और ही है। इस बात के लिए उसके बापू को उसकी अम्मा पर शक है, क्योंकि उसके इस दुनिया में आने से पहले उसकी माँ सरिता किसी साहब के चक्कर में फंसी थी। वो साहब तलाकशुदा और बहुत ही सुंदर गोरा चिट्टा था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। सरिता उसके यहाँ खाना बनाने जाती थी। धीरे धीरे सरिता उसके प्यार में पड़ गई और उसका ज्यादातर समय साहब के घर में ही बीतने लगा। उसके बाद पवित्रा सरिता की जिंदगी में आई तो पवित्रा के बापू आजाद को पूरा यकीन है कि पवित्रा उसी साहब की संतान है। आजाद ने वैसे भी अपने परिवार के लिए आज तक कुछ किया ही नहीं। जीवन भर दारू पी है और जुए में पैसा हारा है। बेचारी सरिता हर रात खाना खाने से पहले उसके हाथों से मार खाती थी। जब आजाद उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगा तो सरिता ने भी खुद को खुश रखने और आजाद से बदला लेने के लिए साहब से संबंध बना लिए। वैसे पवित्रा सरिता की सबसे छोटी बेटी है। पवित्रा के पहले उसके 2 बच्चे और भी हैं। सबसे बड़ी बेटी आरती जो 22 साल की है और बेटा प्रशांत, वे दोनों आजाद की ही संतान हैं। दोनों में छवि भी आजाद की ही है। बड़ी बेटी आरती का ब्याह हो चुका है। दामाद भी एक नंबर का लुच्चा लफंगा निकला, दिन रात दूसरी औरतों पर नजर रखता है और बेचारी आरती दूसरे लोगों के घरों में काम करके उसका और अपना पेट पालती है। उसकी किस्मत भी अपनी माँ जैसी निकली। उसकी एक बेटी भी है जिसे उसने अपनी माँ सरिता के पास छोड़ रखा है। और सरिता का बेटा प्रशांत, उसने तो बहुत कम उम्र में ही नशा करना सीख लिया था। जब भी पैसे मिलते हैं तो नशा करके कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, और जब नशे के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो कूड़ेदान से कबाड़ बीनकर उन्हें बेच देता है। उसकी उम्र अभी लगभग 20 साल की है। इतनी कम उम्र में उसकी बर्बादी देखकर सरिता का कलेजा मुंह को आता है। देर रात भूखा प्यासा घर लौटता है तो सरिता भी क्या करे, वो एक माँ है, उसे घर से भी नहीं निकाल सकती, बस जैसे तैसे उसे पाल रही है। जब कभी आरती भी अपने पति से रूठकर मायके आ बैठती है तो सरिता उसे भी आसरा देती है। कभी कभी सरिता को लगता है कि वो इस दुनिया से कहीं चली जाए तो सबसे उसका पीछा छूट जाए, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकती। लोग कहेंगे कि बुज़दिल निकली। लोग तो इससे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों में जी लेते हैं। जब उसका बहुत जी भर जाता है तो वो साहब के पास चली जाती है। साहब अभी भी उससे प्यार करता है, भूला नहीं है उसे। वो तो अब भी चाहता है कि सरिता फिर से उसके घर में काम करने लगे, लेकिन सरिता फिर से गलती नहीं करना चाहती। वैसे सरिता की उम्र अभी भी ज्यादा नहीं है, वो अब भी जवान ही दिखती है। जब वो 16 की थी तो उसकी बड़ी बेटी आरती उसकी गोद में आ गई थी। फिर बेटा भी उसके 2 साल बाद पैदा हो गया था। जब वो लगभग 19 की थी और 21 की होते होते पवित्रा उसकी कोख में आ गई। सरिता भी अब भी साहब को चाहती है, लेकिन उनसे कहती कुछ नहीं, बस उनकी आंखों में झांक कर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देती है। साहब भी एक अच्छा इंसान है। उसकी बीवी बहुत ही अकड़ू और घमंडी थी, बहुत बड़े अमीर घराने से थी, ऊपर से इकलौती संतान, इसीलिए वो अपने पति को तवज्जो नहीं देती थी। साहब तो उसके हर नखरे बर्दाश्त करते थे, लेकिन वो थी जो उनके प्रति समर्पित ही नहीं थी। फिर मेम साहब की जिंदगी में कोई और आ गया और वो साहब को तलाक देकर उसके साथ चली गई। उस दिन साहब बहुत रोया। सरिता से साहब का दुख देखा ना गया और अनजाने में रोने का कारण पूछ बैठी। उस दिन साहब ने रोते हुए अपनी सारी मनोव्यथा सुना दी। सरिता ने उन्हें दिलासा देकर पानी पिलाया, लेकिन साहब चुप ना हुए। तब सरिता ने उन्हें अपने कंधे का सहारा दिया और साहब सरिता के सीने पर अपना चेहरा रखकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि वे अनाथ थे
और अपना जीवन अनाथ आश्रम में गुजारा था। जब पत्नी का सहारा भी उनको नहीं मिला तो उनका हृदय बुरी तरह से टूट गया। ऐसे में उन पर सरिता के स्पर्श ने मरहम का काम किया। जब दोनों की गर्म सांसें टकराई तो आग तो लगनी ही थी और उस दिन दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं को लांघकर एक दूसरे में समा गए। और इस स्पर्श को वो दोनों ही पवित्र मानते थे, क्योंकि उसमें वासना का समावेश नहीं था, मगर जमाने के लिए तो ये रिश्ता नाजायज ही था। और तभी सरिता को पता चला कि वो तीसरी बार माँ बनने वाली है। उसे पता था कि ये बच्चा साहब का ही है, क्योंकि आज़ाद तो 6 महीने से घर ही नहीं लौटा था। वो उस समय अक्सर कहीं ना कहीं चला जाता था। सब कहते थे उसकी एक और पत्नी भी है, वो वहीं जाता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी वो सरिता भी नहीं जानती थी। जब उसके गर्भ ठहरने वाली बात उसने साहब को बताई तो वे बोले, अब तुम आराम करो इस बच्चे का और अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेज दिया करूँगा। और फिर उस दिन के बाद कभी भी साहब ने सरिता को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम सच्चा था, उसमें वासना मिश्रित नहीं थी। बस उस समय सरिता से यही कहा था उन्होंने, क्या मैं एक बार तुम्हारा पेट छूकर उस नन्ही सी जान को स्पर्श कर सकता हूँ क्या? ये सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए और वो दुखी मन से आखिरी बार साहब से गले लगकर खूब रोई। साहब के भी आंसू बह निकले, लेकिन तब भी उन्होंने सरिता को नहीं रोका, जाने दिया। तो आजाद के ना चाहते हुए भी आखिर सरिता ने पवित्रा को जन्म दे ही दिया। एक दिन चुपके से सरिता पवित्रा को लेकर साहब के यहाँ गई थी, उनसे मिलवाने, और बोली थी, साहब ये आपकी धरोहर है जो अब हमेशा मेरे पास रहेगी। ये हमारे प्रेम की निशानी है, गंगा की तरह पवित्र है, इसलिए मैंने इसका नाम पवित्रा रखा है। सच मैं बाप बन गया। और इतना कहकर साहब खुशी से झूम गया था। उसने उस दिन सरिता के हाथ में 10,000 रुपए रखे और बोला, जब भी जरूरत पड़े तो इसकी परवरिश के लिए मांग लेना। उस दिन सरिता खुशी खुशी घर लौटी थी, लेकिन उसकी खुशियों में आजाद ने ग्रहण लगा दिया था। उसने उसे साहब के यहाँ जाते हुए देख लिया था, इसीलिए वो सरिता से बोला, मिल आई अपने यार से, ये उसी का पाप है ना जो अपने सीने से लगाए घूमती है। ये उसी की बेटी है, बोलो क्या करोगे अब? सरिता चीखी, निकल मेरे घर से, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आजाद बोला, ये मेरा घर है, मेरी मेहनत की कमाई तू खाता है। तुझे अपनी मर्दगानगी पर इतना ही गुरूर है तो तू क्यों नहीं निकल जाता मेरे घर से? सरिता बोली। और फिर उस दिन आजाद सच में घर से निकल गया और अपनी दूसरी बीवी के पास पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वो तो किसी और के साथ भाग गई है। वो मारा मारा सड़कों पर फिरता रहा, लेकिन घर नहीं लौटा। जब बहुत बीमार हो गया तो लोगों ने सरिता को बताया कि उसका मर्द तो एक पेड़ के नीचे बीमार पड़ा है। तब सरिता उसे लेकर आई और उसका इलाज करवाकर फिर से उसे अपने घर में रख लिया। सरिता ने तो उसे सहारा दे दिया, लेकिन आजाद आज तक सरिता को माफ नहीं कर पाया, इसलिए उसे पवित्रा से नफरत है। और जब तक सरिता से हो सका वो पवित्रा को किसी के घर में काम के लिए ना भेजती थी। लेकिन जब उसकी मजबूरी हो गई उसे काम पर भेजना, क्योंकि उसकी कमाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा था, पवित्रा काम पर जाती तो सरिता को एक डर सा लगा रहता, वो ये कि पवित्रा जवान खूबसूरत है और उसे झोपड़पट्टियों में रहने वाले मर्दों और लड़कों की गंदी निगाहों से कैसे बचाए। इसलिए उसने पवित्रा को सख्त हिदायत दी थी कि वो सलीके से सलवार कमीज में और दुपट्टा डालकर जाए। लेकिन लड़की का बदन कितना भी ढका क्यों ना हो, मर्दों की हवस भरी नजरें उसके बदन को भीतर तक टटोल ही लेती है। अभी 2 महीने पहले की ही तो बात है। विमला की बेटी अंजू किसी साहब के यहाँ 2 महीने से काम कर रही थी। एक दिन साहब घर में अकेला था, मेम साहब बाहर गई हुई थी, तो उसने उसे धर दबोचा। बेचारी बच्ची रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन साहब ने जब अपने मन की कर ली तब जाकर उसे छोड़ा। अंजू ने जब अपने घर पर बताया तो उसकी माँ ने कहा, हम उस साहब की रपट नहीं लिखवा सकते, वो बहुत बड़ा आदमी है, अब तू उस घर में काम करना छोड़ दे। माँ की बातों ने अंजू के दिमाग और दिल को छलनी कर दिया और उसने डाई पीकर आत्महत्या कर ली। बाद में विमला अंजू की लाश पर टेसुए बहाती रही, लेकिन फिर तो कुछ नहीं हो सकता था।
अब तो खेल ही खत्म हो चुका था। जब झोपड़पट्टी के मर्द इस उम्र में सरिता पर दौरे डालते हैं, जो कि अब उसकी उम्र हो चुकी है, तो फिर पवित्रा तो अभी जवान है, उसको भी कहाँ छोड़ते होंगे। लेकिन पवित्रा अपनी माँ की तरह दब्बू नहीं है। अभी परसों की ही तो बात है, उसने सूरज के बेटे पंकज का मुंह चप्पलें मार मार कर लाल कर दिया था। हुआ यूं कि पवित्रा ने लाल दुपट्टा ओढ़ रखा था और पंकज ने उसे देखकर गाना शुरू कर दिया, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। बस फिर क्या था, पवित्रा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उसने अपनी हवाई चप्पल पैर से निकाली और लग पड़ी पंकज पर। तब तक पीटती रही जब तक कि मोहल्ले वाले छुड़ाने ना आ जाए। और ऊपर से सूरज और उसकी घरवाली से बोली, संभाल कर रखना अपने छोकरे को, आज तो केवल चप्पलों से ही पीटा है, ऐसा ना हो कि कल पुलिस के डंडे खाता फिरे। ए छोरी, धौंस किसको दिखाती है, एक तू ही जवान नहीं हुई मोहल्ले में। सूरज की जोरू बोली, वही तो, तेरा छोरा भी जवान हो गया था, इसलिए ज्यादा गर्मी सवार हो गई थी, बस उतार दी मैंने। और इतना कहकर पवित्रा ने अपने पैर में चप्पल डाली, दुपट्टा संभाला और चली गई। सूरज, उसकी जोरू और मोहल्ले वाले एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। शिकायत लेकर सूरज की जोरू ललिता सरिता के पास गई, लेकिन सरिता भी कुछ नहीं बोली, बस इतना ही कहा, मैं उसे समझा दूंगी, आइंदा से ऐसा नहीं करेगी। सूरज की जोरू ललिता छोटा सा मुंह लेकर वापस लौट गई। पवित्रा मिसेज वर्मा के घर पहुंची ही थी कि उनकी सास प्रिया देवी, जो आज ही प्रयाग से उनके घर आई थी, वे बोली, ए लड़की, तू कितनी देर से आई है, घर का झाड़ू पोछा नहीं हुआ अब तक, मुझे आज पूजा के लिए कितनी देर हो गई, वो अम्मा जी कहीं उलझ गई थी इसलिए देर हो गई। पवित्रा बोली, मैं तेरे सब बहाने जानती हूँ, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है, चुपचाप काम पर लग जा। प्रिया देवी बोली, अम्मा जी। और इतना कहकर पवित्रा ने अपने दुपट्टे को कमर के चारों ओर लपेटा और झाड़ू लगाकर काम पर लग गई। जब अकेले में उसे मिसेस वर्मा मिली तो पवित्रा ने उनसे पूछा, इस बार बुढ़िया कितने दिनों के लिए आई है? बस 2-4 दिन रहकर अपनी बेटी के यहाँ चली जाएगी, लेकिन तब तक तू शांत रहना, कोई जवाब मत देना। मिसेस वर्मा बोली, तो वो आंटी जी, आप इतनी अच्छी है इसलिए चुप रह जाती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं दबती। पवित्रा बोली, हाँ हाँ जानती हूँ मैं, अब मुंह बंद कर ले, कहीं माँ जी ने कुछ सुन लिया तो तेरे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। मिसेस वर्मा बोली, ठीक है आंटी। पवित्रा बोली, और सुन, तेरे लिए मैंने 4 आलू के पराठे, दही और अचार रख दिया है, झाड़ू पोछा करके खा लेना। मिसेस वर्मा बोली, जी मुझे भूख भी लग रही है। पवित्रा बोली, इसीलिए तो पहले से ही नाश्ता परोस कर रख दिया है मैंने। मिसेस वर्मा बोली, आप जाइए, मैं काम से फ्री होकर खा लूंगी। पवित्रा बोली, और फिर पवित्रा ने घर का सारा काम निपटाया और खाने बैठी। उसने जैसे ही एक पराठा खत्म ही किया था कि इतने में प्रिया देवी वहां आ धमकी और बोली, क्यों री, तुझे तनख्वाह नहीं मिलती क्या काम की, जो खाने को भी यहीं से चाहिए? तनख्वाह तो मिलती है। पवित्रा बोली, तनख्वाह भी लेगी और खाएगी भी यहीं। प्रिया देवी बोली, तो क्या हुआ माँ जी, गरीब बच्ची है, थोड़ा सा खा लेगी तो हमारे यहाँ घट नहीं जाएगा। पीछे से मिसेस वर्मा आकर बोली, फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।